नमस्कार। तो आज फिर एक बार मैं आ चुका हूँ फिजिक्स के इस सीरीज़ में। क्लास 9th के मोशन की बात कर रहे थे हम क्लास 9th के मोशन की बात कर रहे थे हम और बात फिजिकल क्वांटिटीज से स्टार्ट होते 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 पहुँच चुकी थी एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह तक जी। तो पिछले सीरीज़ में मतलब पिछले लेक्चर्स में एवरेज वेलोसिटी में थोड़ी सी चूक हो चुकी है। चूक इन द सेंस लिखावट में थोड़ी सी गड़बड़ी है। मैं शायद वहाँ पर ये लिखा हूँ कि एवरेज वेलोसिटी इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन गिवन टोटल टाइम। तो अगर हम इस डेफिनीशन की बात करें, इसके बारे में थोड़ा सा सोचें, तो एक्चुअली वो डेफिनीशन में हम डिस्प्लेसमेंट को ही बता रहे हैं कि टोटल टाइम में हमने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो वो तो डिस्प्लेसमेंट ही हुआ। तो उसको थोड़ा सा सही करना है और उसको लिखना है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो वेलोसिटी होता है। सही है। तो थोड़ी सी गलती है, वो लिखावट में गलती हो गई है। एक्चुअली वो समझ सही थी लेकिन कहीं ना कहीं लिखने में हमसे गलती हो गई है। अभी हम बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, क्योंकि एक्सेलरेशन की बातें पिछले क्लास में हो चुकी हैं और अभी हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? तो पिछले क्लास में मैंने आपको यूनिफॉर्म का मतलब समझाया था। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? अगर कोई भी क्वांटिटी पोजीशन के चेंज होने के साथ चेंज न हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। अगर कोई भी क्वांटिटी पोजीशन के चेंज होने के साथ चेंज न हो तो उसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं। तो इस टॉपिक में यूनिफॉर्म क्या है? वो क्वांटिटी कौन है जो यूनिफॉर्म है? वो है एक्सेलरेशन। बोल ही रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि कौन यूनिफॉर्म है? एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन पोजीशन के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो मैं पहले एक एग्जांपल से समझाता हूं, फिर इसका डेफिनेशन लिखेंगे अपन। तो एग्जांपल कुछ यूं है कि हम मान लेते हैं ये एक ट्रैक है, ये एक सीधा रोड है और यहाँ पर है हमारे परम प्रिय हीरालाल। ठीक है। ये टाइम जीरो की कहानी है और टाइम जीरो पर इनकी वेलोसिटी थी कुछ 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम बढ़ता जाता है और टाइम हो जाता है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में इनकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 7 मीटर पर सेकेंड। फिर ऐसे टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड पर देखते हैं। जब टाइम 4 सेकेंड पर भी हमने देखा तो इनकी वेलोसिटी हो गई 9 मीटर पर सेकेंड। और जब हम टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड्स पर देखते हैं तो हीरालाल की वेलोसिटी हो जाती है 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। मतलब टाइम इंटरवल तो 2-2 सेकेंड का है। यहाँ 2 सेकेंड का इंटरवल, यहाँ 2 सेकेंड का इंटरवल, यहाँ 2 सेकेंड का इंटरवल। लेकिन अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी देखें तो ये 5 मीटर पर सेकेंड है और ये 7 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ वेलोसिटी का चेंज कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड। कितना चेंज आया? 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ इस टाइम इंटरवल, इस 2 सेकेंड के इंटरवल में अगर हम वेलोसिटी का चेंज देखें तो ये 9 मीटर पर सेकेंड और ये 7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज क्या आया? 2 मीटर पर सेकेंड। इफ टाइम इंटरवल में भी देखें तो 11 मीटर पर सेकेंड और 9 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर भी वेलोसिटी का चेंज कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर किसी बॉडी का इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज इक्वल है तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? कि वो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रही है। सही है। लेकिन आपने तो ये बताया ही नहीं, इसमें कहाँ ऐसा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? वो भी देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें क्या पता था? एक्सेलरेशन हमें पता था कि a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 7 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा है? 2 सेकेंड्स। तो ये कितना हो गया भाई? 2/2 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट कितना होता है एक्सेलरेशन का? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
चलो इस केस में भी देख लेते हैं। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि 9 - 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2/2, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में भी एक्सेलरेशन देख लेते हैं, 11 - 9/2, टाइम इंटरवल कितना है 2 सेकेंड का, तो ये फिर से हो गया 2/2, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि तीनों ही केस में, तीनों ही टाइम इंटरवल में इसका एक्सेलरेशन 1, 1 और 1 है। तो हीरालाल का पोजीशन तो चेंज हो रहा है, लेकिन पोजीशन चेंज होने के साथ एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, अ बॉडी इज सेड to have uniform acceleration, if the change in velocity of the body is equal in equal interval of time। सही है। अगर किसी बॉडी को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब बोला जाएगा, जब उसके वेलोसिटी का चेंज इक्वल है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सही है, बढ़िया। तो ये तो बात हुई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है फिर, नॉन यूनिफॉर्म क्या बोलेंगे, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे और यही क्या बन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, अच्छा यूनिफॉर्म में क्या था कि इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज इक्वल था। यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज है, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज है, और यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज है। सही है, बढ़िया। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, वेलोसिटी का चेंज इक्वल नहीं होगा। टाइम इंटरवल तो इक्वल होगा, लेकिन वेलोसिटी का चेंज इक्वल नहीं होगा। इसको मैं कर लूँ 14। सही है। तो अब यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ, 5 2 मीटर पर सेकेंड, 8 - 7 1 मीटर पर सेकेंड, 14 - 8 6 मीटर पर सेकेंड। सही है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 2/2 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ के लिए तो सही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ के लिए क्या होगा, a इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 - 7/2, 8 - 7 यानी कि 1/2, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ एक्सेलरेशन निकालें तो कितना होगा, ये हो जाएगा 14 - 8 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल है 2 सेकेंड का, तो ये कितना हो जाएगा 6/2, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर वेलोसिटी का चेंज इक्वल नहीं है तो एक्सेलरेशन भी अलग अलग है। इस केस में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस केस में 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस केस में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। तो ये तो हुआ हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, बढ़िया। चलो, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हमने पढ़ लिया। बाकी अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ, कि ये ग्राफ क्या होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करना है, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपको ग्राफ समझा दूँ कि पहले ग्राफ होता क्या है। ठीक है, क्या है ये ग्राफ। ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ क्या होता है कि ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, या फिर हाँ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि किसी दो क्वांटिटी को रिलेट करता है ना, दो क्वांटिटी को रिलेट करता है। नहीं समझ आया क्या बोल रहे हो आप, चलो एक केस से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अपन मैच देख रहे हैं, है ना,
मैच देख रहे हैं, और जब हम मैच देख रहे होते हैं तो हमारे सामने हर ओवर के बाद एक ग्राफ बन के आता है, आमतौर पर ओडीआईज में आता है ना। तो वो ग्राफ कैसा होता है, इधर लिखा होता है रन्स, इधर होता है रन्स और इधर होता है ओवर्स, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या करेगा, रन और ओवर को रिलेट करेगा। तो मान लो पहला ओवर मेडन था, तो यहाँ आएगा पहला ओवर, ये दूसरा ओवर, ये तीसरा ओवर, ये चौथा ओवर, ये पांचवा ओवर, ये छठा ओवर, सातवां ओवर, और ऐसे ऐसे करते हुए चला जाएगा। तो पहला ओवर मेडन था तो ग्राफ ऐसा, क्योंकि इधर जीरो है, ये जीरो है, ये ओरिजिन बोलते हैं इसको, ये 0,0 इसका कोऑर्डिनेट होता है। इधर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसा ग्राफ बना हुआ है। तो पहला ओवर अगर मेडन है तो 0 रन बना है, तो 1 के साथ किसको मिलाएंगे, 0 को, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। अगर दूसरे ओवर में मान लो 4 रन आए हैं तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनता था टीवी पे जब हम बात करते हैं। तो तीसरे ओवर में मान लो 12 रन आ गए तो ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ से चल के ये 12 तक रुकेगा, ये ग्राफ कुछ यूं बनता था। चौथा ओवर मान लो 6 रन है तो 6 के सामने ये और 4 ये, तो चौथे ओवर में कितना रन बना, 6 रन बना। पांचवें ओवर में 4 रन बना तो पांचवें ओवर में 4 के करेस्पॉन्डिंग ये। फिर छठे ओवर में फिर से मेडन, छठा ओवर फिर से मेडन, छठा ओवर मेडन हो गया यानी 0 रन बना, तो ऊपर तो जाएंगे तो बढ़ जाएगा स्कोर, क्योंकि रन तो ऊपर बढ़ रहा है, तो 0 है तो हमको ऊपर जाना ही नहीं है। फिर मान लो सातवें ओवर में 8 रन बना तो हम क्या करेंगे, इसको 8 तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान आ रहा हो तो ऐसा एक ग्राफ बनता है, जब हर ओवर के बाद बनता है ऐसा ग्राफ। तो इससे क्या होता है कि हम हर ओवर में स्कोर को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना। ग्राफ क्या करता है कि कोई डेटा है, कोई कलेक्शन ऑफ डेटा है, तो उसको पढ़ने में आसानी हो इसलिए ग्राफ बनाया जाता है या ग्राफ दिखाया जाता है। आमतौर पर जब भी कोई रिसर्च कर रहा होता है और कोई नया बढ़िया सा रिसर्च है, तो उसके बाद अगर कोई उस पूरे रिसर्च पेपर को पढ़ना चाह रहा है तो आमतौर पर वो अवॉइड करता है कि पूरा रिसर्च पेपर 100, 200, 1000 पन्ने का पढ़े। वो क्या करता है, ग्राफ देखता है। अगर आपका ग्राफ सही है इसका मतलब कि आपने जो भी प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट करा है वो सही है। तो ग्राफ क्या करता है, ढेर सारे डेटा को अलग अलग से ना पढ़ा जाए बल्कि एक ही जगह सबको पढ़ लिया जाए। तो ये ये ग्राफ किसको किसको रिलेट कर रहा है, रन को रिलेट कर रहा है और ओवर्स को रिलेट कर रहा है। सही है, यहाँ तक समझ आया, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं और पहले तो हम डिफाइन कर लें कि ये ग्राफ होता क्या है। ग्राफ, तो ग्राफ क्या है, इट इज अ डायग्रामेटिकल मेटिकल की स्पेलिंग क्या होता है, जो भी ये स्पेलिंग चेक कर लेना भाई आप। इट इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन of the relation between representation of the relation between, नशे में हूँ मैं आज, relation between any two quantity। तो ग्राफ क्या करता है, कोई भी दो क्वांटिटी के बीच में एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे देता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, दोनों क्वांटिटी को रिलेट कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं कि भाई स्कोर ओवर में कितना स्कोर जा रहा है। अब हमको कोई लिख के दे दे तो हमको हर ओवर का देख के पढ़ना पड़ेगा। पहले ओवर में 10 रन, दूसरे ओवर में 12 रन, तीसरे ओवर का मेडन, चौथे ओवर में 50 रन, 100 रन, 2000 रन। तो ये क्या है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा अगर कोई लिख के दे दे तो। लेकिन अगर हमें कोई ग्राफ बना के दे दे तो हम आसानी से बहुत देख सकते हैं कि पहले ओवर में अच्छा इतना, चलो, है ना। तो ये क्या किया, रन को और ओवर को
रिलेट किया, उसी तरह बाकी और भी क्वांटिटीज़ को रिलेट किया जा सकता है। लेकिन जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे उसमें हम डिस्टेंस को टाइम के साथ रिलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ रिलेट करेंगे, वेलोसिटी को टाइम के साथ रिलेट करेंगे और इन सब का ग्राफ बनाएंगे। सही है। तो अभी मैं एक स्ट्रेट लाइन की बात करता हूँ। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या होता है? इसका इक्वेशन होता है y = mx + c। परेशान नहीं होना है, बस देखते जाना है, ठीक है। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, बस मैं समझ के लिए बना दिया हूँ। मान लेते हैं कि ये है y एक्सिस और इधर है x एक्सिस, ठीक है। ये इधर y एक्सिस और इधर x एक्सिस, और ये एक लाइन है, ठीक है। ये एक लाइन है। तो इस लाइन का देखोगे तो x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में कुछ इंक्लिनेशन है, कुछ इंक्लाइंड है ना। मान लो ये हॉरिजॉन्टल है तो ये कुछ इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से, इंक्लिनेशन अभी घट गया, इंक्लिनेशन अभी बढ़ गया। ये एक्स एक्सिस है, इंक्लिनेशन बढ़ गया फिर घट गया। तो ये जो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज इंक्लिनेशन होता है उसको हम थीटा बोलते हैं। और एक टर्म आता है टैन थीटा। फिर से डर लग रहा होगा, फिर से डर लग रहा होगा, तो डर को भगाओ, सिर्फ सुनते जाओ, कोई यूज़ नहीं है, बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ। नाइन्थ में कोई यूज़ नहीं है इसका, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ बस ऐसे ही मज़े के लिए। तो ये क्या है? थीटा। एक टर्म आता है टैन थीटा जो आप अगले साल ही पढ़ोगे। अब इस टैन थीटा को हम स्लोप बोलते हैं और एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टैन थीटा को क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे और एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये एम क्या है भाई? ये है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कितना इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से, ये कौन बताएगा? टैन थीटा। समझ आ रहा है? अब इस स्लोप को हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसमें जो m है वो स्लोप है। ये c क्या है? ये c है y इंटरसेप्ट। y एक्सिस को कितना दूर काटा है, किस यूनिट पर, किस नंबर पे काटा है, वो कौन क्या होगा? y इंटरसेप्ट हो जाएगा। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये टैन थीटा की बात करी हमने, स्लोप की। अब स्लोप कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे निकालेंगे हम स्लोप को, वो देखते हैं। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, चलो समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी टाइम पर हमको स्लोप निकालना है। ये टाइम है, ये टाइम कुछ t2 है, ये टाइम t2 है, ठीक है। और t2 के करेस्पॉन्डिंग, या सॉरी t नहीं है ना, ये x है, तो ये एक्सिस में x2 वैल्यू है। x2 के करेस्पॉन्डिंग y कितना होगा देख लेते हैं। x2 के करेस्पॉन्डिंग y कितना होगा? तो y कुछ यूँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब ये y कितना होगा? तो y को लेकर जाना पड़ेगा आगे, इसको y एक्सिस से मिलाना पड़ेगा। तो चलो इसको y एक्सिस से मिला लेते हैं। और यहाँ हमने इसको मिलाया तो हम देख रहे हैं कि x2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है? y2। फिर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं x1, कोई पॉइंट ले लेते हैं x1। अब x1 के करस्पॉन्डिंग y कितना है? तो y एक्सिस में आ जाओ, तो ये है कुछ y1, ठीक है। अब मुझसे कोई पूछते बताओ इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप क्या है? तो स्लोप क्या होगा? टैन थीटा। और आप 10th में पढ़ोगे टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये समझने वाली बात है, याद रखने वाली बात है, इसका यूज होगा। टैन थीटा नहीं कोई बोलेगा, लेकिन आपसे स्लोप पूछा जाए तो आपको हमेशा याद रखना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये परपेंडिकुलर और बेस क्या है मैं यहाँ बता देता हूँ। मान लो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं इस थीटा की बात करूँ, थीटा यानी कोई भी एंगल, डरना नहीं है थीटा से, बस कोई एंगल है ना। तो अगर ये थीटा है, इस थीटा की बात करूं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और इसके साथ वाला बेस होगा। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और इसके साथ वाला बेस होगा। चलो अगर इस थीटा की नहीं, इस थीटा की बात करें तो चलो थीटा ये नहीं है, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और इसके साथ वाला बेस हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो परपेंडिकुलर और बेस को हम ऐसे समझेंगे और डिसाइड करेंगे कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। लेकिन समझना ये भी है कि ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही डिफाइंड है।
परपेंडिकुलर और बेस, ये चीज़ें जब भी हम बोलेंगे तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल देखना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ कि चलो ये y2 है, ये y1 है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। और ये जो एंगल होगी वो कितनी होगी? थीटा, क्योंकि अगर इसका इंक्लिनेशन थीटा है तो इसका भी इंक्लिनेशन थीटा होगा। एक ही तो लाइन है, ऐसा थोड़ी होगा कि एक लाइन है अभी यहाँ पर कुछ थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है और आगे जाएंगे तो इंक्लिनेशन चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आगे हम इसका इंक्लिनेशन चेंज करेंगे तो नीचे भी चेंज होगा, क्योंकि लाइन तो स्ट्रेट है ना। तो यहाँ भी इंक्लिनेशन इसका सेम होगा। तो अगर मैं यहाँ से स्लोप की बात करूँ तो स्लोप क्या होगा? tan थीटा, कोई मतलब नहीं है, हमें लिखना भी नहीं है उस चीज़ को। तो ये स्लोप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कितना? अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, मैं इस ट्रायंगल को देखूं, इस वाले को, मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखूं, तो इसके लिए ये थीटा है तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और थीटा के साथ ये वाला बेस हो जाएगा। तो स्लोप कितना हो जाएगा भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है देखो जरा, परपेंडिकुलर कितना है? ये वाला लेंथ, और बेस कितना है? ये वाला लेंथ। तो इफ लेंथ को हम कैसे निकालें? इफ लेंथ को कैसे निकालें? तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि जितना ये लेंथ है उतना ही ये वाला भी लेंथ है, जितना ये लेंथ है उतना ही ये वाला भी लेंथ है। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है y2, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है y2, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है y1। तो ये वाला लेंथ कितना हुआ? y2 माइनस पूरा में से इतना घटा देंगे तो ये वाला लेंथ आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर हो गया y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाई बेस, बेस यानी कि ये वाला लेंथ। अब ये लेंथ कैसे निकालेंगे? तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक x2 और यहाँ से यहाँ तक x1। तो ये वाला लेंथ कितना होगा? इस पूरे में से इतने को घटा दें तो पूरा है x2, x2 में से ही x1 को घटा दो, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो स्लोप कितना हो जाएगा? बेस कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये तो बन गया अपना स्लोप का फॉर्मूला। इसको हम याद भी रखेंगे, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आज के क्लास में हमने समझा, आज की क्लास में हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझा है। फिर उसके बाद हम ग्राफ का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो समझे हैं, और हम एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखे हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैं बताया कि ये जो m है वो स्लोप है। स्लोप क्या होता है? एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल है उसका टेंजेंट, ये tan का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट। तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कोई लाइन कितना इंक्लाइंड है उसका जो tan थीटा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्लोप। सही है, तो ये स्लोप की बात हुई। मैं बताया कि स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। और फिर मैं ये भी बताया कि स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं एक करेक्शन था एवरेज वेलोसिटी का, मैं वो आपको बता चुका हूँ, आप उसको सही कर लीजिएगा। और अगर जीवन में ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं तो कम से कम इंसान होने का एहसास बरकरार होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।